इत्तेफाक देखिए कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग करके पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जहां पर अमेरिका के छुपाए हुए न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं उनको एक्सपोज करता है। उसके बाद कई स्टेटमेंट्स के तहत भारत ये बात बार बार जताता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी रेंज में पाकिस्तान आज किसी भी जगह पर बचेगा नहीं और पाकिस्तान की हर एक कोना आज ब्रह्मोस मिसाइल के पूरे रेंज के अंदर है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी स्टेटमेंट्स देने के बाद अमेरिका जैसा देश जिसने पाकिस्तान जैसी कंट्री में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छुपा के रखा हो, एक उसको कोवर्ट न्यूक्लियर बेस बनाकर रखा हो, एक ऐसा देश जिसके साथ वो अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसलिए बढ़ा रहा हो जहां पर उसका उद्देश्य हो एक जगह पर चाइना को और दूसरी जगह पर ईरान को काउंटर करने का, कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को लाइटली ले ले। और कोई इत्तेफाक की बात नहीं कि इन सारे स्टेटमेंट्स के बाद एक 30 वर्षीय भारत के डीआरडीओ के अंदर आकाशदीप गुप्ता नाम का एक ब्रह्मोस से जुड़ा हुआ इंजीनियर जो कि डीआरडीओ की लखनऊ की फैसिलिटी में काम करता है, उसकी अनजान तरीके से एकदम अनएक्सप्लेन्ड डेथ होती है, जिसके कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे। उसको सडनली एक हार्ट अटैक आ जाता है। ये कैसा सा इत्तेफाक है जो 1960s 1960 के दशक से चल रहा है कि हर एक वो व्यक्ति जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उन पहलुओं पे काम किया, उन चीज़ों के ऊपर काम किया जिससे अमेरिका नाखुश था, कि वो सारे के सारे व्यक्ति अनएक्सप्लेन्ड तरीके से ही एक एक करके एलिमिनेट होते गए। कैसे ये इत्तेफाक है कि 1960s से बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के क्रिएटर होमी जहांगीर बाबा, उनका एक प्लेन क्रैश होता है। कैसे इत्तेफाक की बात है कि वो प्लेन क्रैश में उनको स्पेसिफिकली टारगेट तब किया जाता है जब वो जिनीवा एक मीटिंग करने जा रहे होते हैं, और उसके 3 दशक के बाद CIA का एक अधिकारी इस चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ, ऐसी कुछ गतिविधि के अंजाम देने के टाइम पर CIA का हाथ था उसमें। फिर से मैं पूछूंगा कि ये कैसा इत्तेफाक है कि विक्रम साराभाई, जिनके नाम पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आज इसरो एक पायनियर संस्था भारत की बनी है, जो एक बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कि अनजान तरीक़ों से वो एक होटल रूम में, उस होटल के कमरे में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कैसा सा इत्तेफाक है जो हर एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट करता है जो उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है, जिस प्रोजेक्ट के तहत पहली बात तो विश्व की कुछ शक्तियां या तो खुश नहीं होती या उस प्रोजेक्ट को वो किसी न किसी तरीके से तोड़ना चाहती हैं। आज अगर आप RTI के माध्यम से अलग अलग प्रकार से निकाला हुआ डेटा उसको एनालाइज करें तो डेटा आज आपको 3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट बताता है। पहली बात वो बताता है कि 1995 से लेकर लगभग 2016 तक अगर हम डेटा का निरीक्षण करें तो एक चीज़ क्लियर होती है कि इसरो जो हमारी स्पेस संस्था है, उस स्पेस संस्था में लगभग 684 लोग अनएक्सप्लेन्ड कारणों से अपनी जान गंवा बैठे। ये अनएक्सप्लेन्ड वर्ड को समझने की आवश्यकता है। यही सेम पीरियड में 1995 से लेकर 2016 तक का जो डेटा है वो ये कहता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो बार्क है, जो भारत के न्यूक्लियर एसेट्स पे काम करता है, उस पूरे पीरियड में उस संस्था में 387 साइंटिस्ट जो हैं वो फिर अनएक्सप्लेन्ड कारणों से अपनी जान गंवा बैठे। आज RTI का वही डेटा ये भी बताता है कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 255 लोग, 255 लोगों ने इस पूरे पीरियड में 1995 से 2016 तक अनएक्सप्लेन्ड तरीक़ों से सुसाइड कर लिया। ये अनएक्सप्लेन्ड शब्द कब तक आफ्टर ऑल चलता रहेगा और इस अनएक्सप्लेन्ड तरीक़ों के पीछे कौन सी शक्तियाँ और क्या कारण हैं? अगर आप 2014 से एक स्पेसिफिक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो जितने भी साइंटिस्ट इन राष्ट्रीय निर्माण के कामों में लगे हैं, जो इन अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं, यहाँ पर एक नया पैटर्न ये देखने को मिला है कि 2014 से कई हमारे देश के साइंटिस्ट सबसे पहले तो कुछ ऐसी आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं, जहाँ पर सरकार ने अक्सर कई बार ये बात बोली है कि ये रेडिएशन या फाइटोकेमिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरीज़ जहाँ पर ये काम कर रहे थे, उन लेबोरेटरीज़ में काम करने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि जिन भी फाइटोकेमिस्ट्री लेबोरेटरीज़ या रेडिएशन लेबोरेटरीज़ में जहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे, पहली बात तो सरप्राइजिंग बात यह है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्लेमेबल कंबस्टेबल मटेरियल कभी पड़ा ही नहीं था। तो जब वहाँ पर फ्लेमेबल और कंबस्टेबल मटेरियल ही नहीं था तो सबसे पहली बात आग की चपेट में आकर ये साइंटिस्ट की मृत्यु कैसे हुई?
इसके बाद दूसरी बात देखें तो 2014 से एक नया पैटर्न जो देखने को मिला है वो है खाने में जहर मिला देना, जिसको हम कहते हैं पॉइजनिंग का काम। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट 2014 से लेकर आज तक अपनी जान अनफॉर्चुनेटली देश की सेवा में गंवा बैठे, वो भी अलग अलग प्रकार की फूड पॉइजनिंग के दौरान, अलग अलग प्रकार के किसी तरीके के जहर के कंजम्पशन के दौरान। और हर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक कॉमन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड सबसे अद्भुत मात्रा में भारत में प्रयोग होता हुआ पाया गया। पोलोनियम 210 अलग अलग स्थानों पर पाया गया। कई जगह पर थेलियम रिसिन भी पाया गया, सेक्सीटॉक्सिन भी पाया गया। सबसे पहली बात यह है कि ये जितने भी प्रकार के पॉइज़न जो हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है, ये भारत में इजीली अवेलेबल तो होते ही नहीं, यानी कि इनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से स्मगल भारत में किया जा रहा है। और जब इनको स्मगल करा जाता है तो इनका प्रयोग एक स्पेसिफिक लेबॉरेटरी के अंदर एक इंजीनियर या एक साइंटिस्ट जो काम कर रहा है उस तक कैसे पहुंचाया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी तीसरी चीज़ जो है, जो एक हाल ही में नया 2018-19 से एक नया पैटर्न उभरा है इन अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंटली हार्ट अटैक यंग साइंटिस्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर ये गेम को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास एक उदाहरण है। जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर के दौरान जितने भी सोवियत यूनियन के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम किया करते थे, उनको टारगेट अक्सर किया जाता था अमेरिका की CIA के दौरान। और CIA अक्सर उस समय एक बड़ी पेक्यूलियर मेथडोलॉजी का प्रयोग करती थी कि वो KGB की जो उसका काउंटर पार्ट रशिया की एजेंसी थी, उसको टैकल करने के बजाय जो रशिया के अंदर उस समय के साइंटिस्ट और उस समय के इंजीनियर्स, खास करके यंगस्टर्स थे, उन यंगस्टर्स को किसी न किसी तरीके से हार्ट अटैक या सुसाइड के थ्रू मरवाती थी। और 2016, 17, 18 ऑनवर्ड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर भी एक पेक्यूलियर पैटर्न, आज आकाशदीप गुप्ता जो हमारा एक इंजीनियर जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी, अनफॉर्चुनेटली एक अनएक्सप्लेन्ड हार्ट अटैक के कॉन्टेक्स्ट में, ये वही पैटर्न को जताता है जो पैटर्न एक ऑलरेडी प्रूवन पैटर्न है। अब सबसे बड़ी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये पैटर्न 2017-18 से जो चल रहा है, जहाँ पर यंग साइंटिस्ट्स को, खास करके यंग इंजीनियर्स को इन संस्थाओं से जुड़े हुए क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि जब आप इन यंगस्टर्स को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले आप पूरी की पूरी नॉलेज पाइपलाइन को डिसरप्ट करते हैं, क्योंकि ये यंगस्टर्स जो हैं सबसे पहली बात एक नई एडवांस्ड मेथडोलॉजी में ट्रेन होकर आते हैं। इन संस्थाओं में आने के बाद ये इन संस्थाओं के अंदर एक फ्रेश ब्लड लेकर आते हैं। जब आप इस फ्रेश ब्लड को टारगेट करते हो तो आप एक नॉलेज की पाइपलाइन को डिसरप्ट करते हो। दूसरा, भारत के जितने वैरी, जितने एडवर्सरीज हैं, उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझ ली है कि यदि आप आज की डेट में इन साइंटिस्ट को, इन इंजीनियर्स को एक यंग पॉपुलेशन, यंग टाइम पे इनको टारगेट करोगे, मान लीजिए DRDO के अंदर एक 30 साल का, या बार्क के अंदर जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है 25, 35, 40 साल के आसपास के लोग अगर मान लीजिए यहाँ पर टारगेट किए जाते हैं, तो इससे जो जितनी भी हमारे देश की साइकी है उसके ऊपर एक अफेक्ट होता है। कैसे? आज आप सोच के देखिए कि अगर एक व्यक्ति एक इंजीनियरिंग डिग्री लेके बाहर आता है, पास आउट होता है, तो 21-22 साल की उम्र होती है। 21-22 साल की उम्र में वो एक अगर सरकारी नौकरी में DRDO, बार्क या इसरो को ज्वाइन करता है, तो उसके पेरेंट्स के लिए भी एक ये बहुत बड़ी उम्मीद टाइप की एक कोशिश जगती है कि हमारा बेटा एक बहुत प्रसिद्ध संस्था से जुड़ने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप यंगस्टर्स को टारगेट करेंगे, और यहाँ पर जो भारत के एडवर्सरीज हैं, जब वो इस प्रकार से यंग साइंटिस्ट्स को टारगेट करके फोकस करते हैं, तो उससे मैसेज इन पेरेंट्स के अंदर भी जाता है और पेरेंट्स की साइकी को भी पहुँचता है। पेरेंट्स की साइकी ऐसे अफेक्ट होती है कि पेरेंट्स को अब ये लगेगा कि हम अपने बच्चे को इन संस्थाओं में क्यों भेजें। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स दबाव डालेंगे अपने बच्चों को, खास करके जो टैलेंटेड इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं, कि आपको आज की डेट में भारत की इन प्रसिद्ध संस्थाओं से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका खमियाजा ये होगा कि यहाँ से ये बच्चे इंस्टेड कि ये हमारी इन संस्थाओं से जुड़ें, ये यहाँ से निकलकर तुरंत अलग अलग विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर विदेशी कंपनियों के यहाँ जाकर काम करने की परिस्थितियों को ढूंढेंगे। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? ब्रेन ड्रेन। तो जब ये ब्रेन ड्रेन होगा तो इस ब्रेन ड्रेन से सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको होगी? देश को होगी। क्यों? क्योंकि देश में जो एक इनोवेशन का कल्चर है, जो एक फ्रेश ब्लड ये यंग साइंटिस्ट और इंजीनियर ला सकते थे, ये अब कम्प्लीटली डिसरप्ट हो गया। और इसकी वजह से ये होगा कि जितने भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स थे,
जिनके ऊपर चाहे DRDO, बार्क या इसरो के साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स डिले होंगे। क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स डिले होंगे तो इससे भारत की पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो साइंटिफिक लेगेसी है वो अफेक्ट होगी, और भारत कोई भी प्रकार का इंडिजीनस प्रोडक्ट कभी बना ही नहीं पाएगा। जब भारत इंडिजीनस प्रोडक्ट ही नहीं बना पाएगा तो उसकी डिपेंडेंसी हमेशा इस प्रकार से इन देशों के ऊपर रहेगी, ताकि ये देश जो हैं हमेशा भारत में किसी प्रकार की आत्मनिर्भरता को आने के बजाय भारत को एक बायर सेलर रिलेशनशिप के अंदर ही डुबा के रखें। इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आज अमेरिका को भारत के ब्रह्मोस से बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रह्मोस एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो रशिया और भारत के बीच में हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत आज अमेरिका का जो असेसमेंट है वो ये है कि भाई ब्रह्मोस, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, और ब्रह्मोस के सक्सेस होने का जो सबसे बड़ा आउटकम है वो ये है कि वो पूरे साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को ऑल्टर करता है। वो इसलिए ऑल्टर करता है क्योंकि अमेरिका को ये बात लगती है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, एक ऐसा प्रिसीशन बेस्ड मिसाइल है जिसमें प्रिसीशन की कैपेबिलिटी इतनी है कि यदि ब्रह्मोस को कभी लॉन्च कर दिया जाए तो मार्जिन ऑफ टाइम जो रिस्पॉन्स का होता है दूसरी तरफ की, यानी कि अगर हमने मिसाइल लॉन्च किया तो दूसरा जो एडवर्सरी है जो उसके पास समय रहेगा ब्रह्मोस की प्रिसीशन और यहाँ पर उसकी सुपरसोनिक स्पीड को देखते हुए उसको रिस्पॉन्ड करने का, वो केवल 30 to 45 सेकेंड्स, 30 से 45 सेकेंड का होता है। अब आज की डेट में 30 से 45 सेकंड के रिस्पॉन्स टाइम के लिए जो प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है वो चाहे अमेरिका के पास तो ज़रूर हो, लेकिन साउथ एशिया के कई देशों के पास और ख़ास करके पाकिस्तान जैसे देश के पास तो कतई ही नहीं है। अब अगर अमेरिका आज की डेट में पाकिस्तान को नर्चर करके सपोर्ट करना चाहता है, उसको वापस से एक अपनी दोबारा से कॉलोनी बनाना चाहता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जाहिर सी बात है कि यदि भारत अगर ब्रह्मोस का प्रयोग पाकिस्तान के ऊपर करेगा तो ब्रह्मोस की वजह से जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स टाइम है वो भी घटेगा, और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होगा, और भारत और पाकिस्तान के साथ साथ जो पूरे साउथ एशिया में एक इस्टेब्लिश्ड डेटरेंस है वो भी अफेक्ट होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय है कि आज अमेरिका का असेसमेंट ये है कि भाई ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मोस है ये कोई नॉर्मल कन्वेंशनल मिसाइल नहीं है, ये आज एक डुअल कैपेबिलिटी वाला मिसाइल है, क्योंकि कल को अमेरिका भी ये बात जानता है कि भारत इसी ब्रह्मोस में कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी लगाकर इस ब्रह्मोस के तहत न्यूक्लियर वॉरहेड्स का भी प्रयोग कर सकता है। और आज क्योंकि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है, अन्य देशों के साथ बातचीत भी चल रही है जहाँ पर हम नई मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इससे ओवरऑल क्या होगा कि किसकी मार्केट घटेगी? अमेरिका की मार्केट घटेगी, और जैसे जैसे अमेरिका की मार्केट साउथ एशिया या अन्य देशों में घटेगी तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका इस चीज़ को लेकर बहुत ही बेचैन होगा। तो सबसे सरल तरीका क्या है कि आप ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को या ब्रह्मोस के प्रयोग को नहीं रोक सकते, तो क्यों ना ब्रह्मोस की उस सप्लाई चेन को ही तोड़ा जाए जिस सप्लाई चेन से ब्रह्मोस बन रहा है। क्यों ना उन बच्चों में जो इंजीनियर और साइंटिस्ट बन के ब्रह्मोस के साथ जुड़ के ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट में भारत को एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी के साथ साथ इस प्रकार से पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर ही क्यों ना एक प्रकार का डर पैदा कर दिया जाए। इस रीज़न से अब आप अगर लार्जर डॉट्स को कनेक्ट करके देखने की कोशिश करें तो अब आप समझेंगे कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मोस की ड्यूअल यूज़ कैपेबिलिटी, ये जो ब्रह्मोस का रिस्पॉन्स टाइम जो एडवर्सरी की तरफ से है, कि आज ये सारी की सारे फैक्टर्स किस तरीके से यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक प्रकार की समस्या बन चुके हैं अमेरिका के लिए। इस रीज़न से यहाँ पर चाहे वो साइंटिस्ट को टारगेट करे, इसके साथ साथ साइंटिस्ट के साथ साथ वो भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की फेक न्यूज़ कैंपेन्स चलाए, ये सारी चीज़ें आप आने वाले समय में और देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत को इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना है। भारत को यहाँ पर ये चीज़ से अफेक्ट इसलिए नहीं होना है क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली कैपेबिलिटी रखती है। और जैसे जैसे भारत ब्रह्मोस को डेवलप करेगा, इस चीज़ से हमें बचना है। यहाँ पर हमारी सिर्फ काउंटर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करके ये इंश्योर करना है कि जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स देश को आगे बढ़ाने के लिए आज लगे हैं, जितने भी ये लोग सारे देश की रक्षा करने के लिए, देश के राष्ट्र सुरक्षा के हित के प्रोजेक्ट्स में काम करने में लगे हैं, इन सब की जान आज हर एक भारतवासी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाकी भारतवासियों की जान भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे गेम प्लान में यहाँ पर हमारे एक और इंजीनियर भाई आकाशदीप गुप्ता का निधन हुआ, जिनकी आत्मा को शांतिपूर्वक तरीके से हम सिर्फ अपनी तरफ से प्रार्थना ऑफर कर सकते हैं। लेकिन आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद यहाँ पर जो लार्जर एक षड्यंत्र चल रहा है
वो अब आपको एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में आई बिलीव अब क्लियर हो गया होगा।